जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको जो है यूपी जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें आपको जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। और चलिए इसको आप ध्यान से कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको भी देखिए कि तैयारी कितनी हो चुकी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जीएस के अर्थात सामान्य जानकारी के फिर जनरल नॉलेज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, अर्थात मुख्य रूप से कौन सी गैस हवा में पाई जाती? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है वो है आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। 21% जो आपकी जो है ऑक्सीजन पाई जाती है और बाकी जो है आर्गन 0.9% पाया जाता है, 0.9%। और 0.033% ये जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में कौन से देवता का वर्णन दिया किया हुआ है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? तो आप देखेंगे ऋग्वेद में आपको इंद्र जो है इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपके सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को आपको पता होना चाहिए, होत्र कहा जाता है, ठीक है। इनको पढ़ने वाले जो इनकी रचनाएं पढ़ते हैं उनको होत्र कहा जाता है। और जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई हैं। आपको याद रखना है इंद्र के लिए कितनी 250 रचनाएं की गई थी और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इलाहाबाद? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपकी हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेशनल पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है और ये हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपकी जो है 15 सितंबर 1948 को की गई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है? जिक्र आता है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपयुक्त सभी? तो भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी, तो इसका जो है अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है और न्याय मीमांसा में भी है, सभी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर लाइन? तो उत्तर प्रदेश में जो है वुमेन हेल्पलाइन नंबर के नाम से जानते हैं 1090 को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया है? ये बताना है। 2006, 1989, 2005 या 2007? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये आपका 2006 में लागू हुआ अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, ये आपका जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में स्थित है। और ये विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 182 मीटर। और इसका अनावरण इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया अगर पूछता है तो 31 अक्टूबर
2018 को इसको जो है अनावरण किया गया था। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद को बढ़ावा देने से, बागवानी में बढ़ावा देने से। तो गोकुल की बात करेंगे तो ये जो है आपको दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये जो है आपको कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या 1971। ताशकंद समझौते की बात करेंगे तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में, 10 जनवरी 1966 में ये जो है हुआ था, रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। ये जो कौन सा आपको पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था ये बताना है। ये जो है मछलीपट्टनम जो है इसका पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बंबई, हुगली और चौल ये जो है तीनों आपके पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। मछलीपट्टनम की बात करेंगे तो ये आपका डचों का उपनिवेश था, याद रखिएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देने वाला है उससे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं, और उपनिषद जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, और वैदिक वाग्मय का जो है ये अभिन्न भाग है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, है देखेंगे 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या है? 9,400 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़, 9600 करोड़ या इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9600 करोड़, 9,600 करोड़ रुपए। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? चल पुलिस थाना ये जो है कहाँ कार्यरत है बताना है। होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। ये आपका चल पुलिस थाना जो है ये आपका होशियारपुर में स्थित है, याद रखना है आपको। होशियारपुर है कहाँ? ये आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 1 मेगाबाइट कितने बराबर होती है? आपसे सभी ने देखा होगा मोबाइल में, 1 MB बराबर कितना होता है? ये होता है 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 टेराबाइट। 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट, याद रखना है। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? मैरी वार संयुक्त राज्य अमेरिका, क्रिस्टीना लेगार्ड फ्रांस, मैकेंजी स्कॉट संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो है मैकेंजी स्कॉट संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, और ये जो है 100 सर्वाधिक प्रतिभाशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची में जो है पहले स्थान पर थी मैकेंजी स्कॉट। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने जो है मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप सिंह थे उनके पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा था ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 6वीं पंचवर्षीय योजना, किसमें दिया गया था? ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये थी 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक चलती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। और ये जो है ये पंचवर्षीय योजना आपकी 4 साल तक की थी, और गरीबी हटाओ इसका मेन नारा था, याद रखिएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पहाड़, या गोदावरी नदी, त्रिम्बाक का पठार। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ये सुमेलित आपकी नहीं है। ठीक है, जो कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी जो है इसमें ताप्ती नदी की बात करेंगे, ये बैतूल का पठार सही है, सोन नदी, पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी, त्रिम्बाक का पठार, ये तीनों आपके सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे असुमेलित है। अगला हुआ क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के लिए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ओलाफ स्कॉल्ज, एंजेला मर्केल, जॉर्ज मैकेलिस, फर्स्ट बर्नहार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओलाफ स्कॉल्ज। अगला है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, या चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? ये बताना है। 6 दिसंबर 2021 को जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला है ऑपरेशन ग्रीन, संबंधित है बागवानी से, पौधरोपण से, आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने से, ये कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। तो ऑपरेशन ग्रीन की बात करेंगे तो पढ़ने से ही मालूम चलता है। ऑपरेशन ग्रीन में जो है आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में जो है तेज उतार चढ़ाव की समस्या से परेशान होकर इसको जो है रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन जो है लागू किया गया, ये चलाया गया। अगला है गोवर्धन योजना, संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देसी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। गोवर्धन योजना में जो है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना, यह होता है गोवर्धन योजना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या 51 मिलियन। वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है ये बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या 15 जून 1952। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 मई 1952 को जो है लोकतांत्रिक इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो प्रथम लोकसभा है वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? पोटला पैलेस की बात करेंगे, जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या बाजीराव मस्तानी। तो पोटला पैलेस जो है ये आपका जो है दलाई लामा से संबंधित है। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु, इन्हें क्या कहते हैं? दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब इसकी जो कीमत है पोटला पैलेस की 160 करोड़ रुपए है, याद रखिए। ठीक है, और इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं और गर्मी के मौसम में वो नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर जो है तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। पोटला पैलेस कहाँ स्थित है? तिब्बत की राजधानी लहासा, याद रखिए, लहासा में जो है स्थित है। अगला प्रश्न आपको, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे के से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1981, 1892 या 1893। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
सन 1893 में रंग भेद की जो नीति हुई थी, 18 ऑप्शन का सही हो जाएगा। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग जो रेलवे स्टेशन है उसे प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से उनके सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? ईता, छल्ला, गट्ठा या उपयुक्त सभी? तो जरीब में क्या क्या आते हैं? ईता भी आता है, गट्ठा भी आता है और छल्ला भी आता है, उपयुक्त सभी। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 4840 वर्ग गज के, 10 वर्ग जरीब के, 0.4046 हेक्टेयर के या उपयुक्त सभी। तो 1 एकड़ जमीन जो बराबर होती है ये आपके उपयुक्त सभी। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज, 10 वर्ग जरीब और 0.4046 हेक्टेयर, ये सभी एकदम सही है। अगला है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ये बताना है। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये जो है 1336 से 1646 तक था, याद रखिएगा 1336 से 1646। और मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था। इसके जो स्थापना है आपको जो है हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस प्राचीन साम्राज्य की जो महिलाएं हैं वो कुश्ती में भी भाग लेती थी, याद रखिएगा। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो जो शराब नहीं पीता था वो कौन सा था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? अब मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ऐसे शासक था जो कभी शराब को नहीं पीता था, ना कभी छूता भी नहीं था शराब। और इन औरंगजेब का जो जन्म है वो 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम आपको पता है शाहजहां था और इनकी माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब जो है पवित्र जीवन व्यतीत करता था और वह सभी दुर्गुणों से विमुक्त था और खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम बरतता था, अर्थात संयमवासी जीवन जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, रामदास? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले थे आपके रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए थे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर? उत्तर जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, और प्रमुख द्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, इसके बाद आता है न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, होन्सू। ये सभी जो है सिंह और वही क्रम के द्वीप होते हैं। सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न 35, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? आपको बताना है 1 घंटे के समयांतर में जो है देशांतर की दूरी कितनी होती है। तो 1 घंटे के समयांतर में जो देशांतर की दूरी है वो हो जाएगी 15 डिग्री। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 36, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये धुंध को हम क्या कहेंगे? धुंध कहलाते हैं आपके कोहरा। अगला प्रश्न 37, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी? तेज हवाओं के कारण जो है बलुई मिट्टी आपकी आती है और उड़ करके जो है जमा हो जाती है।
बलुई मिट्टी में रेत अर्थात बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है और ये मिट्टी तेज हवाओं के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अगला प्रश्न आपको 38 नंबर क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। तो इसका जो खोजने वाले थे उनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, और आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी दिया था और इनका सिद्धांत था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी हो जाती है और भार में यह आभासी कमी ही वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये इनका सिद्धांत। ठीक है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। दोस्तों यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्न। देखेंगे आप, यहाँ से आपका सामान्य हिंदी शुरू होता है। निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 39-40, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे से के विलोम ना हो। एक दूसरे के विलोम ना हो अर्थात सेम हो, ये बताना। गुण अवगुण ये तो विलोम है, ठीक है, ये तो विलोम शब्द है। देव दानव ये भी है विलोम। सम्मान, आज्ञा ये सेम है। और तरल ठोस ये भी विलोम है। इसका जो समान आज्ञा ये विलोम नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान आज्ञा। अगला है जय पराजय, ये भी विलोम हो जाएगा। सार्थक निरर्थक ये भी विलोम है। पतन उन्नति ये भी विलोम है। धर्म और पुण्य ये जो धर्म और पुण्य है ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि धर्म का विलोम होता है अधर्म और पुण्य का होता है पाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 41-42 में नीचे लिखे गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यद्यपि, यद धन आप, यधन दपि, यदि धन अपि, यद्दा धन आपि। इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यदि धन अपि। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि, यद्यपि हो जाएगा। इसी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही। अगला प्रश्न है 42 नंबर, तिरस्कार, तिरस्धनकार, तिरधनकार, तिरधनकार या तिरधनकार। उसका क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपका इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तिरधनकार। तिरधनकार, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, ये कैसी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। तिरस्कार, तिरधनकार, तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये जो है आपको बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करें बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 44, गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। गौशाला अर्थात गौ के लिए शाला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। गौ के लिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? तो संप्रदान तत्पुरुष होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 45 और 47, नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कुसुम, रसूल, पुष्प, पुंडरीक। यहाँ पे कमल का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा पुंडरीक। ठीक है, कमल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पुंडरीक होता है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पुंडरीक है, पंकज है, जलज, अंबुज और सरोज, वारिज, नीरज, सरोज, वारिज, नीरज, अरविंद, उत्पल, अरविंद, उत्पल। ये जो है सभी जो है
कमल के पर्यायवाची याद रखिएगा। अगला प्रश्न अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची बताना है। आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो अभिलाषा का क्या होता है? आकांक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अभिलाषा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि इच्छा, कामना, इच्छा, कामना, और है आपका इच्छा हो जाता है, कामना हो जाता है, उत्कंठा हो जाता है, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लालसा। ये सभी जो है अभिलाषा के प्रमुख पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन आकाश। आकाश का पर्यायवाची बताना है। दृग, विप्र, व्यव, कगार। तो आकाश का हो जाएगा आपको, आकाश का होता है आपको व्योम। आकाश का नभ, गगन, अंबर, ये सभी जो है आकाश के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला दिया हुआ प्रश्न के 48 और 50 में निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। औ बारह होना, दांव हराना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लाभ ही लाभ होना, औ बारह होना। अगला है 49 नंबर गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा निश्चिंत होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, ये प्रशंसा कराना। आपने सभी सुना होगा, बोलते हैं गंगा नहाना, मतलब हमने गंगा नहा लिया। इसका जो राइट आंसर होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देख रहे हैं लगातार आपके प्रश्न करवा रहे हैं ताकि आपको एक भी डिस्टर्ब ना हो। जब क्लास कंटिन्यू चलती है तो पढ़ने में भी एकदम अच्छा लगता है। 50 नंबर क्वेश्चन है आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। तो आंख लगना अर्थात नींद आना, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 51 नंबर है। निर्देश 51 और 53, यहाँ पे 53 होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अंधों में डैश राजा, लंगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। तो आपने सभी ने सुना होगा अंधों में क्या होता है? काना राजा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश के अंधे को हरा नजर आता है, बचपन के अंधे, सावन के अंधे को, आंख के अंधे को या बात के अंधे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सावन के अंधे, यहाँ पे सावन हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 53 नंबर काला अक्षर बराबर उल्लू, गाय, भैंस या कोयल। सभी ने सुना है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए हैं, बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इस नौका को बचाते हुए थपेड़ों व भारों से जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से। ये बताना कैसे होगा। तो गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, ठीक है। इसके आगे होगा वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भावरों से बचाते हुए किनारे तक पहुंचाती है, ठीक है। तो पहुंचाती है, बचाती हुई, तो लास्ट में होगा। और इस नौका को यहाँ पे वह सबसे पहले होगा वह और लास्ट में होगा रा। वह देखो यहाँ से जो किनारे तक पहुंचाती है, सबसे पहले होगा वह और लास्ट में रा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 55 और 56 में निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, बताना है। मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। फिर बताना है इसमें मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, इसमें कौन सी त्रुटि है ये बताना है। इसमें जो है जिसकी शादी, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। जिसकी शादी ये गलत है, जिसका के स्थान पर जिसके शब्द का प्रयोग सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
यहाँ पे जिसका नहीं होगा, मेरा भाई जिसका नहीं, मेरा भाई जिसकी शादी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। तो इधर आजकल, इधर नहीं होता, मौसम की वर्षा हो रही है, इधर नहीं होता, इसका ये ऑप्शन ही गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्देश दिया हुआ प्रश्न संख्या 57 से 59 तक निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पत्र, दत्तचित, दत्तक, याजक या दंपति। तो गोद लिया हुआ पत्र क्या कहलाता है? दत्तक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय, अपर। जो मापा ना जा सके वो हो जाएगा, जिसको हम माप नहीं सकते वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय, जिसको मापा ना जा सके। और जिसको पिया ना जा सके वो होता है अनुपेय, और ये हो जाएगा जिसे त्याग देना हो। ठीक है, ये हो गया। जो कभी मरे नहीं वो होता है अमर, याद रखिएगा। ये अपर नहीं है यहाँ पे, ये अमर लिखा हुआ। जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं वो होता है अमर, याद रखिएगा। जो अभी तक मापा ना गया हो वो हो जाएगा अमापित। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपा पात्र, उषुपात्र। जो उपकारों को मानता हो कृतज्ञ होता है, और जो उपकारों को ना मानता हो उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें। अगला है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक, नम्न धातु, नग्न नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये संयुक्त क्रिया। तो इसमें लिखवाया कैसी क्रिया है? ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी ने ये जो लिखा था पद्मावत, ये लिखी थी अवधी भाषा में, याद रखिएगा। यह एक जो है अवधी भाषा में रचित भाषा है, रचित जो है रचना है पद्मावत। अगला है 62, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन या दिग्धन दर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दिग्धन दर्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या अधिकरण। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अर्थात अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक। निर्देश दिए है प्रश्न के 64 से 66 तक निम्नलिखित में से असमार्थक शब्द का चयन करना है। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। तो पीड़ा भी होती है, पीड़ा में भी दर्द होता है, दर्द में दर्द होता ही है, व्यथा, संकट। इसमें जो है सबसे अलग कौन सा है? वो हो जाएगा संकट, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, असमान। अगला है स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। यहाँ पे इस द्वेष यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, यानी कि असमान है। स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, अनुरक्ति, ये जो है समार्थक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो जन्म में भी किसी का जन्म होगा, उगना, उत्पादन, ये तीनों जो है समानार्थक है, जबकि मृत्यु असमान है, यह असमार्थक शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 67, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो है भारत में अनेक जातियां हैं, ये तो गलत हो जाएगा। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, एकदम सही। भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 और 69 में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? चयन कीजिए। निस दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है ये बताना है। इसमें जो है आपका
वियोग, वियोग में जब होता है कोई तो उसके प्रतिदिन जो है उसे, मतलब उसे वियोग हो जाता है, तो प्रतिदिन उसके जो है आंखों से पानी मतलब आंखों से पानी निकलता था, रोता है, वो बरसता है, वियोग हो जाएगा यहाँ पर, वियोग श्रृंगार। अगला है 69 नंबर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। यहाँ पे जो है क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका श्रृंगार। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट। यहाँ पे श्रृंगार की बात की गई है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 70 से 74 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तरों का चयन करना है। यहाँ पे हम गद्यांश को पढ़ेंगे। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास का प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, उसकी मनोहरता, उसका सौंदर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो है क्या है आपको यहाँ पे बता, तो उसका हो जाएगा उसकी मनोहरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार उसकी मनोहरता है, बी ऑप्शन सही है। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों के संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या मनोहरता के आधार पर। सौंदर्य की जो परख है वो जो गद्यांश में दिया हुआ है मनोहरता के आधार पर जो है सौंदर्य की परख की जाती है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक ये बताना है क्या होगा। तो गद्यांश का अनुसार उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक साहित्य और सौंदर्य, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है आपके हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। 14 अगस्त सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको 75 नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो हमेशा हमें व्याकरण के द्वारा होता है, अर्थात विकल्प यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और यहीं से आपका जो है हिंदी वाला सेक्शन भी समाप्त होता है। अब यहाँ से संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, अर्थात यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपके यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है आज की क्लास यहीं पे आपके समाप्त कर रहे हैं। और अगर क्लास आपको पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर हमारे द्वारा करवाई जा रही टेस्ट सीरीज जो है आप सभी को पसंद आती है, आप जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए विद्यालय एजुकेशन और किस्सा सर्च करें और वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक।